So welcome back students. Today we are going to discussing about the molecular basis of inheritance. Basically बेटा हमने प्रीवियस चैप्टर किया था उसमें हमने क्या स्टडी किया था। उसमें हमने स्टडी किए थे डिफरेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस टाइप से आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग कैसे बेटा आपके ट्रांसफर होते हैं। सो इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के अंदर जो मेन पर्पस होने वाला है, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में किया था स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड बेसिकली जो मेंडल ने फैक्टर्स दिए थे उनके बारे में डिस्कस किया था, कैसे आपकी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस चैप्टर में। सो ये जो चैप्टर है बेटा, ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर बेटा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर्स जाते हैं पेरेंट्स से, इसके अंदर यही स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हम यहाँ पे मोलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स की बात नहीं होगी बल्कि मोलिक्यूलर लेवल पे बात होगी और डीप में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे आपका मोलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो आपके जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए यूजफुल होता है। सो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम मोलिकुलर लेवल यानी डीएनए आरएनए लेवल पे हम बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्टिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली आप डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लिक आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड। सो जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड उनका आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं आपके डीएनए के थ्रू होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के थ्रू होते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करता हूं, कुछ वायरसेस होते हैं बेटा आपके पास, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। और जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके अंदर डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक आपके वायरस हो गए, उसके अंदर आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सो जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर आपका डीएनए जो होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। आरएनए आपका जैसे कुछ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे वायरस आपके हो गए, जैसे आपकी कोरोना पेंडेमिक चली हुई है, इस केस में आप बात करें तो कोविड-19 जो है उसके अंदर आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। या आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास टीएमवी होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे बोलते हैं, ये प्लांट के केस में प्लांट वायरस होता है। तो वायरस के केस में जब भी बात होगी स्टूडेंट्स, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब भी बात होगी स्टूडेंट्स, तो इनके केस के अंदर डीएनए आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है बेटा substances which not only control the formation and expression of trait in organism but can replicate and pass from one generation to the other generation। इसका मतलब है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा बेटा। कोई भी कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे आपके पास हेयर कलर हो सकता है, आपके पास हाइट का कैरेक्टर हो सकता है। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, एक तो कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल जो होगा आपके जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन। उसके अंदर रेप्लिकेशन की टेंडेंसी होगी। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉपी बना लेना। जैसे आप बेटा डिफरेंट टाइप की कॉपीज बना लेते हो, मतलब जैसे आप कोई बुक लेते हो, बुक के कंटेंट को अगर आपने कॉपी करना है तो बेसिकली आप मशीन का यूज करते हो, आप उसकी कॉपीज बनाते हो डिफरेंट टाइप की। ऐसे ही बेटा आपके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास टेंडेंसी होगी अपने आप को रेप्लिकेट करने की। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक सेल लेता हूं, जैसे एक पेरेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज अ पेरेंट सेल। और आपके पास क्या होगा बेटा, एक पेरेंट सेल है, ये आपके पास मान लीजिए फादर का जो है ये सेल है। और बेसिकली सेकंड सेल मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, दिस इज द सेल ऑफ एन मदर। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जब डिवीजन होती है, क्योंकि गैमेट्स बनने के लिए आपके लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है? म्योसिस आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है। और म्योसिस जो होता है बेटा आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। एक जो पेरेंट सेल होती है दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। सो जब गैमेट्स बनते हैं बेटा, एक पेरेंट सेल आपकी दो गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली।
सो फादर आपके लिए ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फादर के लिए फादर आपका जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका क्या होता है, मेल होता है, और मेल के लिए हम एक्स वाई यूज करते हैं, और जो मदर होती है आपकी फीमेल होती है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक्स एक्स यूज करते हैं। जब आपके पास गैमेट्स बनेंगे बेटा, गैमेट्स बनने के दौरान मियोसिस की प्रोसेस होती है, एंड मियोसिस इज एन बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जैसे एक्स और वाई में आपका फर्दर कन्वर्ट होगा, और अगर मदर की बात करता हूं तो एक्स एक्स में कन्वर्ट होगा। तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स से लेके आपका जो प्रोजेनी है उसके अंदर। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं, मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, वो चाहे फादर हो वो चाहे मदर हो। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे। फर्दर आपके 23 इस डॉटर सेल में चले जाएंगे एक्स वाली में, और 23 इस वाई वाली के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं फीमेल की केस की बात करता हूं तो 23 यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। बेटा मैंने आपको बताया मियोसिस के कारण गैमेट बनते हैं, और मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन होती है। 46 से आपके क्रोमोसोम 23 में डिवाइडेड हो जाते हैं। जब फर्दर मान लीजिए ये इसके साथ कंबाइन करेगा, इनके फर्दर आगे आपके जो गैमेट से बेटा आपके जो प्रोजेनी बनेगी, F1 प्रोजेनी बनेगी, इसको इसके साथ करवाएंगे तो आपके पास एक्स एक्स आएगा। यानी कि यहाँ से 23 क्रोमोसोम और यहाँ से 23 क्रोमोसोम, अल्टीमेटली जो बेटा आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या हो रहा है, जो आपका क्रोमोसोम होता है और जो डीएनए जो होता है बेटा आपका इस कंडीशन में मियोसिस के दौरान रेप्लिकेट करता है, फर्दर 23 में होगा, वापस से कंबाइन होकर 46 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ योर डीएनए। आपके डीएनए के पास रेप्लिकेशन यानी कॉपीज बनाने की टेंडेंसी होती है। So this is all about the genetic material, and DNA and RNA are the two types of genetic material. DNA की बात करूं स्टूडेंट्स तो DNA का मतलब होता है deoxyribose nucleic acid. So this is deoxyribose nucleic acid, and RNA स्टूडेंट्स आपके पास होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड में बेटा डिफरेंस क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस क्या होगा तो डी वर्ड जहां पे आ जाए डीई, दैट मींस रिमूवल, और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू राइबोज न्यूक्लिक एसिड इन द केस ऑफ डीएनए। डीएनए में एक ऑक्सीजन आपकी कम मिलेगी। सो ये आपका स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। देन आपके पास स्टूडेंट आता है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। सो बेटा आपके पास कंफ्यूजन था कि आप बात करते हैं कि सेल के अंदर आपका जो होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मेन कंफ्यूजन क्या था स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक सेल कंसीडर करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग अ सेल, यहाँ पे एक सेल है बेटा, सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपके पास मेन कंफ्यूजन क्या था स्टूडेंट्स कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका प्रोटीन होगा या आपका डीएनए होगा, ये मेन कंफ्यूजन था। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आपके हाइडिटरी व्हीकल्स होते हैं, और क्रोमोसोम के बाद फर्दर आपके पास जो होता है, क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं, आपका डीएनए होता है और आपके प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए होता है क्रोमोसोम के पास में और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। सो मेन कंफ्यूजन क्या था स्टूडेंट्स, हमारा मेन कंफ्यूजन, जो साइंटिस्ट थे उनका मेन कंफ्यूजन था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, ये मेन कंफ्यूजन था। तो अंटिल 1940 से पहले आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उस प्रोटीन को कंसीडर किया जाता था, प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल मानते थे बिफोर 1940। बट एक यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर वाज नो मैकेनिज्म ऑफ डुप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया था बेटा, जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके पास टेंडेंसी होगी अपने आप को डुप्लीकेट करने की, अपनी कॉपीज बनाने की, लेकिन प्रोटीन के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं मिली। प्रोटीन के पास कोई टेंडेंसी नहीं होती अपने आप को डुप्लीकेट करने की। सो इसलिए बेटा आपका जो डीएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल माना गया 1940 के बाद में। आपका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए को कंसीडर किया गया। सो सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए तीन टाइप के आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो था आपका बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, that is done by the Griffith. Basically he was a scientist, Griffith साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया इन द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इनको जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपके पास आता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेकंड आपके पास स्टूडेंट्स आता है बैक्टीरियल कंजुगेशन।
एंड थर्ड आपके पास आता है स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन. सो देयर आर थ्री एक्सपेरिमेंट्स हैव डन टू रिकॉग्नाइज whether the protein or the DNA is the genetic material. So let us discuss one by one. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बेटा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो होता है. ग्रिफ्थ ने जो 1928 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया था, उन्होंने बेसिकली क्या काम किया था, डिप्लोकोकस निमोनिया जो होता है बेटा, ये आपके पास एक बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया. तो उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया की दो टाइप की स्ट्रेन्स आपके पास ली थी. एक स्ट्रेन आपके पास थी एस वाली स्ट्रेन और एस टाइप के जो बैक्टीरिया थे. सेकंड इन्होंने स्ट्रेन ले ली आपकी जो आर टाइप की जो आपके पास स्ट्रेन होती है. सो डिप्लोकोकस निमोनिया की ग्रिफ्थ ने आपने डिप्लोकोकस निमोनिया की ग्रिफ्थ साइंटिस्ट ने आपके पास दो टाइप की स्ट्रेन ली. सबसे पहले आपके पास एस टाइप की स्ट्रेन, सेकंड आपके पास आर टाइप की स्ट्रेन. जो एस टाइप की स्ट्रेन थी बेटा, एस टाइप की स्ट्रेन थी वो वायरुलेंट थी. वायरुलेंट का मतलब होता है बेटा ये डेंजरस होते हैं आपके. वायरुलेंट का मतलब होता है डेथ कोजिंग होते हैं, दिस कैन कोज डेथ. सो जो ये स्ट्रेन होती है बेटा एस टाइप की स्ट्रेन, दिस इज बेसिकली स्मूथ स्ट्रेन. और एन वायरुलेंट स्ट्रेन बेसिकली ये डेथ कोज कर सकती है जो एस स्ट्रेन होती है. सेकेंड उन्होंने स्ट्रेन ली थी दैट इज बेसिकली आर टाइप विच इज इरेगुलर एंड नॉन वायरुलेंट. नॉन वायरुलेंट का मतलब ये डेंजरस नहीं होगा, डेथ कोज नहीं करेगा, और इरेगुलर ये कॉलोनीज बनाती हैं. सो दो टाइप की डिप्लोकोकस निमोनिया की स्ट्रेन ली थी. उन्होंने क्या काम किया स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम के अंदर देखिए. सबसे पहले उन्होंने काम किया लिविंग एस स्ट्रेन, यानी कि एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे उन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर. तो माइस के अंदर उन्होंने आपके पास एस टाइप के बैक्टीरिया को सबसे पहले इंजेक्ट कर दिया. इंजेक्शन लगाने से क्या होगा स्टूडेंट, जब आप इस एस टाइप के बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन को जब आप माइस के अंदर डालोगे तो आपके पास, आपको पता है एस टाइप वायरुलेंट होती है. वायरुलेंट का मतलब डेथ कोजिंग होती है. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बाद कुछ टाइम वेट किया गया तो माउस की जो डेथ हो जाती है. तो माउस जो होता है वो डाई हो जाता है. तो सेकंड उन्होंने क्या काम किया, फिर उन्होंने नेक्स्ट माइस लिया और उन्होंने आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट होती है उसको इंजेक्ट कर दिया थ्रू बाय यूजिंग सिरिंज एंड नीडल का यूज करके उन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया. इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, नॉन वायरुलेंट आर टाइप का यूज कर रहे हो. नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है डेथ कोज नहीं करेगा. तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है बेटा आपके माइस की डेथ नहीं होगी. तो ये दो कंडीशन उन्होंने ली. थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या किया बेटा, जो आपके पास डेथ कोजिंग बैक्टीरिया की स्ट्रेन थी दैट इज बेसिकली एस स्ट्रेन, उन्होंने इसको पहले हीट कर दिया इस बैक्टीरिया को. इसको हीट करने से क्या होगा बेटा, इसकी टेंडेंसी जो होती है स्टूडेंट्स वो आपकी डिक्रीज कर जाती है. डेथ कोजिंग टेंडेंसी या डैमेज कोज करने की जो टेंडेंसी होती है हीट करने से बैक्टीरिया की, वो डिक्रीज हो जाती है. तो ये डिक्रीज हो गई. फिर उन्होंने इंजेक्शन लिया और इस डेड एस स्ट्रेन को आपका माइस के अंदर डाला. तो इससे उनको रिजल्ट मिला, माइस जो था या माउस जो था आपका वो लाइव मिला. जो माउस की जो है वो डेथ नहीं हुई. तो इस कंडीशन में ये हुआ. फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एस स्ट्रेन यानी डेड वाला जो स्ट्रेन था बेटा उसको ले लिया, और सेकंड जो आपके पास आर स्ट्रेन था, जो आपके पास लिविंग आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट वाले थे, इन दोनों को मिक्स कर दिया आपस में. और मिक्सिंग करने के बाद उन्होंने बेटा इंजेक्शन के अंदर इसको फिल किया और माइस के अंदर इन्होंने डाल दिया. तो जब उन्होंने जैसे बेटा हम बात करते हैं डेड स्ट्रेन लेंगे तो माइस आपका लाइव रहता है, जब आर स्ट्रेन लेंगे तब भी माउस लाइव रहता है. लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपके पास जो माउस है उसकी डेथ हो जाती है. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपके पास ट्रांसफर हुआ है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की तरफ, जिसने इसको वायरुलेंट बना दिया है, इसको बेसिकली आपका डेथ कोजिंग बना दिया है. तो जो चीज ट्रांसफर हुई है दैट इज बेसिकली नोन एज योर जेनेटिक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज यू कैन से डीएनए. आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की तरफ. इससे फाइंड आउट हो गया उनको, इससे पता लग गया कि जो आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज बेसिकली योर डीएनए. तो बेटा उन्होंने फिर फर्दर क्या काम किया, इन माउस की जो है ऑटोप्सी की. ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑटोप्सी का मतलब होता है बेटा पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने माइस की बॉडी को लिया और जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे उनको निकाला, उनको डायसेक्शन करके उनको निकाला, और उससे उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो बेटा आपके जो
सेल्स होते हैं, बेसिकली माइस की सेल जो होते हैं उसके अंदर डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बेटा आपके एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो माइस होता है उसकी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस कोज कर देते हैं, जिसके कारण उस माइस की जो है डेथ हो जाती है। सो इसलिए इसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और यू कैन से ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल जो था सबसे पहले फाइंड आउट किया था, जो केमिकल ट्रांसफर हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल, वो सबसे पहले फाइंड आउट किया था ओटी एवरी, सीएमएमसी लियोड और एमएमसी कार्टी ने 1944 के अंदर इस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल को फाइंड आउट किया, और ये ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल आपके पास मिला डीएनए। सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इस तरीके से आपका फाइंड आउट हो गया कि ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। सो स्टूडेंट्स बेटा आपको क्लियर है आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? महक बेटा आपको क्लियर है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? यस सर। सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, दैट इज बेसिकली द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और यू कैन से बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन किस चीज को बोलते हैं बेटा? जब आपके दो स्ट्रेन आपकी कंबाइन हो जाती है, मान लीजिए आपके पास ए स्ट्रेन है और ए स्ट्रेन आपकी बैक्टीरिया की है, सेकंड में आपके पास बी स्ट्रेन है, जब ए और बी कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, कंजुगेट हो जाएंगे, तो इसको कंजुगेशन बोलते हैं। तो बैक्टीरियल कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी ए स्ट्रेन और बी स्ट्रेन बेसिकली हम इनको मिक्स करने वाले हैं। सो नाम से क्लियर हो जाते हैं बेटा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ एस से आर की तरफ ट्रांसफर हुआ है, दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल विच इज बेसिकली डीएनए। सेकंड आपके पास एक्सपेरिमेंट है दैट इज बेसिकली बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन का मतलब हुआ है ए और बी स्ट्रेन आपके पास कंबाइन हो जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट लीडरबर्ग और टैटम ने 1946 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या काम करा था स्टूडेंट्स, आपके पास दो स्ट्रेन्स ली थी, सबसे पहले म्यूटेंट स्ट्रेन ए और म्यूटेंट स्ट्रेन बी, दो टाइप की स्ट्रेन ली थी। और स्ट्रेन किसकी ली थी? बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली थी, जो कि आपके पास होता है ई कोलाई और इस्चिरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इसकी इन्होंने दो स्ट्रेन ली थी, म्यूटेंट स्ट्रेन ए और म्यूटेंट स्ट्रेन बी। म्यूटेंट स्ट्रेन का मतलब क्या है स्टूडेंट? म्यूटेंट वर्ड का मतलब होता है म्यूटेशन, यानी कि आप एस ए स्ट्रेन के अंदर अगर कुछ म्यूटेशन कर देते हो, चेंजेस कर देते हो, उसके बेसिकली जेनेटिकल कोडिंग के अंदर अगर आप चेंजेस कर देते हो, तो उसके बाद आपके पास म्यूटेंट स्ट्रेन ए मिलेगा। ऐसे ही आपने बी स्ट्रेन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए उसके जेनेटिक मटेरियल में, तो आपके पास म्यूटेशन होगी और उसके बाद जो आपके पास प्रोजेनी मिलेगी दैट इज बेसिकली म्यूटेंट स्ट्रेन बी। सो इसिर्चिया कोलाई की दो स्ट्रेन ली, म्यूटेंट स्ट्रेन ए और म्यूटेंट स्ट्रेन बी। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि म्यूटेंट स्ट्रेन ए जो होता है बेटा, इसको आपका जो ग्रोथ करने के लिए, इसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए बेसिकली कुछ विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये विटामिन होते हैं मियोथायोनाइन और बायोटीन। सो आपने याद रखना है म्यूटेंट स्ट्रेन ए जो होती है बेटा, उसको दो टाइप के विटामिन चाहिए अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। वो दो विटामिन होते हैं मियोथायोनाइन और बायोटीन। सेकंड आपके पास म्यूटेंट स्ट्रेन बी होती है स्टूडेंट। म्यूटेंट स्ट्रेन बी को अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए थ्री टाइप के विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज बेसिकली थ्रियोनाइन, ल्यूसाइन एंड थियोनाइन। सो ये तीन टाइप के विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। सेकेंड चीज आप याद रखोगे स्टूडेंट, जेनेटिक कंपोजिशन क्या है आपकी जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं। सो जेनेटिक कंपोजिशन जो म्यूटेंट स्ट्रेन ए की होती है बेटा, ये मियोथानाइन, बायोटीन, थियोनाइन, लिवाइन और आपके पास थायोनाइन, आपके पास ये कंपोजिशन होती है, ये जेनेटिक कोडिंग होती है आपके पास जो म्यूटेंट स्ट्रेन ए की होती है। और जो म्यूटेंट स्ट्रेन बी की होती है, इसके अंदर मियोथायोनाइन, बायोथीन, थायोनाइन और लिवाइन और आपके पास जो लास्ट होती है थायोनाइन आपके पास होती है। सो ये आपके पास कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन और विटामिन कौन से रिक्वायर्ड होंगे ग्रोथ करने के लिए, ये आपको रिमेंबर करना है, ये आपको याद रखना है। जैसे स्टूडेंट इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ए स्ट्रेन को ले लिया। ए स्ट्रेन जब इन्होंने ली, ए स्ट्रेन की आप जेनेटिक कंपोजिशन यहाँ पे लिखोगे, ये जेनेटिक कंपोजिशन लिख दी। जब उन्होंने ए स्ट्रेन लिया और आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडियम डाल दिया। कल्चर मीडियम क्या होता है स्टूडेंट्स?
कल्चर मीडियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके किसी भी सेल की ग्रोथ कर सकते हैं, किसी भी बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लोगे बेटा, उन्होंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका जो कल्चर मीडियम है या न्यूट्रिएंट मीडियम इसके अंदर डाल दिया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, इस मीडियम के अंदर ए वाली स्ट्रेन को इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। जब इन्होंने ए वाली स्ट्रेन को इसके अंदर डाला, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बेटा जो एसेंशियल जो विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं एक स्ट्रेन की ग्रोथ के लिए, दैट इज बेसिकली एसेंशियल विटामिन जो ए की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज बेसिकली मियोथायोनाइन और बायोटीन होते हैं। सो इस कल्चर मीडियम के अंदर बेटा मियोथायोनाइन और बायोटीन प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास जो है कोई कॉलोनी नहीं बनती। देयर इज नो कॉलोनी इन द केस ऑफ ए स्ट्रेन, बिकॉज मियोथायोनाइन और जो आपके पास सेकंड बायोटीन जो होता है रिक्वायर्ड होते हैं ए की ग्रोथ के लिए, वो आपका कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम में नहीं था, इसलिए कोई कॉलोनी नहीं बनती, कोई ग्रोथ नहीं होती। ये बेटा जो आप ग्लास की जो यहाँ पे अपरेटस देख रहे हो, दैट इज बेसिकली अ पैट्री डिश। इसको बेटा हम पैट्री डिश बोलते हैं, जो कि बेटा आपकी दिस इज बेसिकली पैट्री डिश। ये पैट्री डिश आपकी बैक्टीरिया, वायरस और डिफरेंट टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को करवाने के लिए लेबोरेटरीज के अंदर यूज की जाती हैं। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कोई पैट्री डिश के अंदर कोई कॉलोनी बनी हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि बायोटीन नाम का जो विटामिन और जो आपका म्यूथाइन नाम का जो विटामिन ए की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर नहीं था। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स उन्होंने बी वाला जो स्ट्रेन थी उसको टेस्ट ट्यूब और न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल दिया। जब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इसको डालोगे तो यहाँ पे एसेंशियल विटामिन जो थे म्यूटेंट बी की ग्रोथ के लिए, दैट इज बेसिकली थियोनाइन, लिवाइन और थायोनाइन, जो आपके पास बेसिकली विटामिन थे, ये विटामिन न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर नहीं प्रेजेंट थे, इसलिए आपके पास जो है कोई कॉलोनी नहीं बनती इन द केस ऑफ बी स्ट्रेन। सो बी स्ट्रेन में भी कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, और ए स्ट्रेन में भी क्यों कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आपके पास कोई ऐसे विटामिन नहीं है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स तो तब उन्होंने क्या किया, आपके पास जो साइंटिस्ट थे लीडरबर्ग और टैटम थे, इन्होंने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया। ए और बी को जब बेटा हम मिक्स करेंगे, ए और बी स्ट्रेन को मिक्स करा, उसने मिक्सचर को डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब हम इसको डाल देंगे मिक्सचर को, तो उन्होंने देखा बेटा कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए डार्क सर्कल्स यहाँ पे बन जाते हैं, कॉलोनीज फर्दर बन जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप अगर ए की ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन चाहिए था, मियोथिन चाहिए था, और ए की ग्रोथ के लिए आपके पास बायोटीन नाम का विटामिन जो होता है बेटा वो चाहिए था, बायोटीन। तो ए वाले को ये कहां से मिला, मियोथिन और बायोटीन, ये मिला बेटा बी वाले से। देखो बी वाले की जेनेटिक कंपोजिशन क्या होती है, मियोथिन और बायोटीन, और ये मियोथिन और बायोटीन रिक्वायर्ड होते हैं ए की ग्रोथ के लिए। तो बी वाले ने ए वाले को ये ट्रांसफर कर दिए, अगर ये इसको मिल गए तो इसकी ग्रोथ हो जाती है, दैट मींस ए की ग्रोथ हो गई। अब बी वाले की ग्रोथ कैसे होगी स्टूडेंट्स, बी वाले को ग्रोथ करने के लिए 3 टाइप के विटामिन चाहिए थे, थियोनाइन, लिवाइन और थायोनाइन। सो जब ये चाहिए थे तो ये कहां से मिलेंगे, थियोनाइन, यहाँ पे देखिए ए वाले में जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, थियोनाइन, लिवाइन और थायोनाइन। तो ये आपके विटामिन ए वाले से मिल जाते हैं बी वाले को। जब ये मिल गए तो आपके पास क्या होगा बेटा, फर्दर कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं। तो इस केस में जब आप मिक्स करोगे तो आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास कॉलोनीज बन जाएंगी। दैट मींस अगर आप मिक्सिंग करते हो तो आपके पास जेनेटिक कोडिंग जो होती है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेटा ए और बी के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। इससे आपके पास क्या मिलेगा, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है दैट इज बेसिकली यूर डीएनए। क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स, विटामिन ट्रांसफर हुए हैं, डीएनए ट्रांसफर हुआ है प्रोजेनिस के बीच में, इसलिए प्रोटीन तो आपका नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल। आपका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपका होगा बेसिकली आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। So students, moving to the next experiment, that is basically the bacteriophage infection। तो बेटा सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज का मतलब समझना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब स्टूडेंट्स होता है जब आप एक वायरस होता है स्टूडेंट्स, वायरस को जब आप वायरस अटैक कर देता है एक बैक्टीरिया के ऊपर, जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा स्टूडेंट्स, इससे आपके पास एक कॉम्बिनेशन बन जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज।
सो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देखिए बेटा, यहाँ पे अगर बैक्टीरियोफेज की बात करता हूँ, ये पोर्शन जो होता है ये आपका बैक्टीरिया सॉरी आपके पास बैक्टीरिया और वायरस के पोर्शंस आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, बैक्टीरियोफेज बना लेते हैं। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सीबीएसई के अंदर और नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। हर्से और चेज ने 1952 के अंदर आपके पास ये एक्सपेरिमेंट किया था। हर्से और चेज ने उन्होंने क्या काम किया था, बेसिकली बैक्टीरियोफेज लिया था उन्होंने। बैक्टीरियोफेज आपका T2 टाइप का बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया था। बेसिकली इस वायरस ने ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया पे अटैक करवा दिया इन्होंने। तो T2 वायरस लिया, T2 वायरस ने ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया पे अटैक कर दिया। तो इससे आपके पास जो बैक्टीरियोफेज बनेगा बेटा वो T2 बैक्टीरियोफेज होगा। सो इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज बनाया सबसे पहले। फेज बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, दो टाइप के आपके पास रेडियो आइसोटोप लिए, दैट इज बेसिकली सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। सो दो टाइप के रेडियो आइसोटोप लिए। रेडियो आइसोटोप बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके पास सेम, बेसिकली आइसोटोप्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली सेम रहता है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने आइसोटोप्स के बारे में स्टडी किया होगा। तो इन्होंने दो टाइप के रेडियो आइसोटोप्स आपके पास लिए। फर्स्टली आपके पास सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32 इन्होंने लिया। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, जो सल्फर 35 था बेटा वो आपका रिस्पॉन्सिबल था प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बना रहा था आपके बैक्टीरियोफेज का। और जो फॉस्फोरस 32 था बेटा वो आपका डीएनए बना रहा था बैक्टीरियोफेज का। तो आपने ये रिमेंबर रखना है, दो टाइप के आपके पास रेडियो आइसोटोप लिए। सल्फर 35 वाला जो आपका है वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फॉस्फोरस 32 वाला जो स्टूडेंट्स आपके पास होता है ये डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियोफेज के। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इन्फेक्शन होता है, सेकंड में ब्लेंडिंग होती है और थर्ड में सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। तो स्टूडेंट समझिए, सबसे पहले इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा, आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन करेगा, T2 बैक्टीरियोफेज जो होता है, T2 वायरस जो होता है बेटा वो इसके ऊपर अटैक करेगा। दैट इज द फेज ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा होगा, T2 ई कोलाई पे आपका जो है वो अटैक करेगा। तो फर्स्ट केस में अगर आप इस साइड में देखें स्टूडेंट्स, इस साइड में आपके पास सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल्स यहाँ पे हैं, और इस तरफ में बात करता हूं तो फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए कोर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यानी इस बैक्टीरियोफेज के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर आपके पास सल्फर प्रेजेंट है। अब जब इन्फेक्शन होगा स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन होने के बाद सेकंड स्टेप होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट मिक्सिंग होता है। जब आपके जो है जो सल्फर और जो आपके पास फॉस्फोरस है वो आपके बैक्टीरियोफेज के साथ में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिक्सिंग के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोसेस होती है, दैट इज बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप कभी मिल्क डायरी के अंदर गए हो तो आपको क्या वहां पे क्या करते हैं, फैट्स निकालते हैं, मिल्क का फैट निकालते हैं, बेसिकली कितना फैट होता है तो उसी अकॉर्डिंग आपके पास फैट निकालते हैं मिल्क के अंदर। एक बेसिकली मशीन यूज की जाती है, दैट इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मिल्क हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको इस मशीन के अंदर डाल देते हैं और फिर ये मशीन को क्लोज करेंगे तो ये रोटेट करती है, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है, जिससे आपके पास क्या होगा बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिल्क डाला था हमने, इसके अंदर अगर मिल्क डालते हैं तो आपके पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीजें आपके पास आ जाती हैं, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में। जो अपर जो सोल्यूशन होता है बेसिकली वो लाइटर होगा। लाइटर जो सोल्यूशन होता है, जो हल्का सोल्यूशन होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट होता है बेटा जो अपर पोर्शन होता है। जो नीचे की तरफ जो आपके पास प्रेजेंट होगा वो हायर आपके पास मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि हायर मोलिकुलर वेट प्रोटीन होंगे तो इनका वेट भी ज्यादा होगा, इसलिए ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ये आपके पास होते हैं हायर मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स। और जो फैट होगी बेटा, आपको पता है प्रोटीन का मोलिकुलर वेट हाई होता है, फैट का मोलिकुलर वेट आपका जो होता है वो स्मॉल होता है। तो फैट अपर साइड में आ जाती है, सुपरनेटेंट में आ जाती है, और इसको मेजर करके आप बेसिकली फैट को मेजर कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो ऐसे ही बेटा आपके पास क्या होता है, जब आप इन ब्लेंडिंग करोगे, मिक्सिंग होगी सल्फर वाले की और फॉस्फोरस वाले की बैक्टीरियोफेज के साथ में,
उसके बाद में आप इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दोगे, इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर लोगे। टेस्ट ट्यूब में आप जब लोगे बेटा, टेस्ट ट्यूब में लोगे तो आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे, तो आपके पास जो रिजल्ट्स होंगे बेटा, मान लीजिए आपके पास ये, आप सल्फर वाले की बात करते हैं और ये सल्फर वाली ट्यूब है। सेकंड ट्यूब आप जो लगाओगे दैट इज बेसिकली फोस्फोरस वाली जो ट्यूब होती है आपके पास, फोस्फोरस वाली ट्यूब आप, टेस्ट ट्यूब आप लगाओगे बैक्टीरियोफेज के साथ में। तो इससे क्या होगा बेटा, जो आपके पास सल्फर आपका डिटेक्टेड नहीं होता सेल्स के अंदर, सल्फर सुपरनेटेंट में आ जाता है। जो सल्फर वाली जो होती है बेटा, जब आप सल्फर वाली क्यों करवाओगे, बैक्टीरियोफेज तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सल्फर होता है बेटा वो अपर साइड में सुपरनेटेंट सॉल्यूशन में सल्फर मिल जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में, जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे। सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा बेटा, आपके पास बैक्टीरियोफेज जो होगा वो फोस्फोरस जो होगा आपके पास बैक्टीरियोफेज की सेल के अंदर चला जाएगा। सुपरनेटेंट में आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, फोस्फोरस आपका बैक्टीरियोफेज की सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं। सुपरनेटेंट में सल्फर आ जाता है, दैट मींस सुपरनेटेंट में आ गया तो दैट मींस बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया के सेल के साथ वो कंबाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेल के साथ कंबाइन नहीं होता। यहाँ पे फोस्फोरस सेल के अंदर आ जाता है, दैट मींस सेल के साथ कंबाइन हुआ है, और आपका सुपरनेटेंट में कोई फोस्फोरस नहीं होता। तो इससे क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, आपके पास इससे पता लग जाता है आपको कि बेसिकली जो है सल्फर, और आपका जो फोस्फोरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपका सल्फर रिस्पॉन्सिबल था प्रोटीन के लिए, और जो फोस्फोरस आपका रिस्पॉन्सिबल था ये आपका डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया की सेल के अंदर ट्रांसफर हुआ है फोस्फोरस यानी कि डीएनए, और जो आपके पास ट्रांसफर नहीं हुआ वो आपका सल्फर है, दैट इज बेसिकली प्रोटीन। सो दैट मींस जो ट्रांसफर हुआ है सेल के अंदर डीएनए होगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट किया था, जो आपके टेटेनम जो बेसिकली आपके पास हार्से और जो चेज थे, इन्होंने इस टाइप से फाइंड आउट किया था कि जो आपके पास डीएनए जो होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई कंफ्यूजन है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? नो सर। नो सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ यहीं तक कंप्लीट करेंगे बेटा, इसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक्सपेरिमेंट में से आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेसिकली। तो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होती है और क्या कुछ फंक्शंस होते हैं आपके डीएनए के, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लीव कर सकते हो स्टूडेंट्स।